मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एलिवेटेड ब्रिज के भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मंगलवार को कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि इंदिरा नगर से नीलगंगा चौराहे तक ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी काम शुरू किया जाएगा। प्रयास है कि सभी कार्य एक साथ गति पकड़ें और निर्धारित समय सीमा में परियोजना पूरी हो। एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की लागत का यह प्रोजेक्ट है और इसमें इंदिरा नगर तिराहे से लेकर ये जो नीलगंगा तक का स्ट्रेच है, इस पे काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ जो निकास चौराहे वाला जो स्ट्रेच है उस पे भी काम शुरू कर रहे हैं हम लोग जल्दी ही। और कुल मिला के जो लक्ष्य है वो ये है कि सिंहस्थ के पहले ये कॉरिडोर पूरा निर्मित हो जाए, जिससे कि उस समय मोबिलिटी के हिसाब से श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। अधिकारी प्रफुल्ल जैन ने बताया कि पिछले करीब 10 दिनों से निर्माण कार्य लगातार जारी है। फिलहाल पाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया है और दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पूरी परियोजना को 18 माह में पूरा किया जाना है और इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार इंदिरा नगर चौराहे से नीलगंगा चौराहे तक 945 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से करीब 5.30 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज बनने के बाद इंदिरा नगर और नीलगंगा के बीच यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। वर्तमान में इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी और नगर निगम सहित कई प्रमुख स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान करीब 4 सिग्नल और आधा दर्जन से अधिक चौराहों के कारण यातायात दबाव और जाम की स्थिति बनती है। एलिवेटेड ब्रिज बनने के बाद वाहन चालकों को इन प्रमुख चौराहों और सिग्नलों से बचते हुए सीधे आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे पुराने शहर की यातायात व्यवस्था को राहत मिलने के साथ ही नीलगंगा चौराहे से सीधे आगर रोड की ओर जाने वाले लोगों को भी बड़ी सुविधा होगी। एलिवेटेड ब्रिज को सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव रहता है। ब्रिज तैयार होने के बाद इस प्रमुख मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये काम अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट 7-10 डेज में, तो अभी इसमें जो है हम पाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चरक हॉस्पिटल से लेकर के 5 नंबर नाके MR5 चौराहे की तरफ बढ़ेंगे। अभी फिलहाल में पाइलिंग का काम चालू है, तो दोनों तरफ बैरिकेडिंग चालू कर दी है और जो सेंटर वर्क जो मीडियन था पुराना, उसमें जो भी सेंटर लाइट थी उसको शिफ्ट करने का काम और बाकी दूसरी यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम चल रहा है। कलेक्टर साहब का कहना ये है कि 2-3 लोकेशंस पे काम चालू किया जाए ताकि काम को समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जा सके। आगे आने वाले समय में हम नंबर ऑफ मशीनरी बढ़ाएंगे ताकि एक साथ जो पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं एक के बाद एक कनेक्टेड वो पूरी की जा सके। पाइलिंग के बाद जो है गर्डर कास्टिंग का काम तुरंत चालू हो जाए, गर्डर कास्टिंग का लॉन्चिंग का चालू हो जाए। तो इस प्रकार से सीक्वेंशियल प्रोसेस से हम जो है काम में तेजी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुल मिला के 930 करोड़ का 945.20 करोड़ का काम है, जिसमें भूगर्जन और कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल है। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने मंगलवार को शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया। कोठी रोड स्थित सिंहस्थ मेला कार्यालय की पहली मंजिल पर बने अपने कक्ष में सुबह पहुंचे अग्रवाल का संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान शहर के जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता और साधु संत भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और जगदीश अग्रवाल को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028 का सिंहस्थ विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल होने जा रहा है। इसे ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप देने के लिए सभी को मिलकर तैयारियां करनी है। पदभार ग्रहण करने के बाद जगदीश अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों को गति देने के साथ पवित्र क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण और संत समाज के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक सहयोग से वर्ष 2028 के सिंहस्थ को भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनाने का प्रयास किया जाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने संगठन में भी बहुत ही सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करा और सरकार में भी अपने जो दायित्व सरकार के मिले उसका भी उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वाह करा और जिनको अच्छा खासा 80 से लेके आज तक सीएस का कहीं ना कहीं किसी कमेटी में रहे हैं, उनको आज सीएस प्राधिकरण का जो जिम्मेदारी दी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगदीश अग्रवाल जी इस दायित्व को, जो नया दायित्व उनको मिला है, उसको बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ हम सब मिलजुल के उसका निर्वाह करेंगे। निरंतर देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में संपर्क बनाए हुए हैं कि कुंभ का मेला बहुत शानदार तरीके से सुख शांति और समृद्धि के साथ विकासशील होकर के कुंभ का मेला संपन्न हो। आज उसका एक पार्ट जो होता है जिसको कुंभ मेला समिति प्राधिकरण बोलते हैं, आज उसका शुभारंभ हुआ है और उसके नए अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी को पदभार ग्रहण कराया गया है। पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न संस्थाओं के सब लोगों ने आकर के उनके इस दायित्व के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की है। वैसे देखा जाए तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पहले दिन से सीएस के कामों की चिंता लेते हुए उन्होंने लगातार इस सीएस के कामों की निगरानी भी की है और कामों की प्रगति भी की है, प्रगति की जानकारी भी ली है। और उसी की वजह से आज उज्जैन शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग ये मान करके चलिए आप कि लगभग 25,000 करोड़ के काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। चाहे पेयजल योजना की हम बातचीत करें, चाहे श्रद्धालुओं को, साधु संतों को आने जाने के लिए सड़कों के जाल की बात करें, छिपरा के घाटों की बात करें, छिपरा नदी के अंदर शुद्ध जल रहे उसके लिए कान डाइवर्शन योजना की, सेवरखेड़ी, सैलारखेड़ी, हरियाखेड़ी योजना की, अनेकों इसी प्रकार की सारी योजनाएं हैं जो कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2-3 सालों से चला रखी है। रूप से अभी सीएस में 1.5 साल है, अभी हमारे काम जो बचे हुए हैं वो सारे काम होना है। मेला क्षेत्र के काम जो कि अस्थायी प्रकृति के होते हैं, संतों का प्लाटों का आवंटन, उसके अंदर पांडालों को लगना, उसके अंदर हमारे टॉयलेट बनना, उसके अंदर किचन बनना, उसके अंदर बाथरूम बनना, ठहरने की व्यवस्थाएं होना, ये और सड़कें, मेला क्षेत्र के अंदर सड़कों का काम होना है। श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारियों ने भरतपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए पेंशन बढ़ाने, बकाया PF राशि का भुगतान करने सहित अन्य मांगे उठाई है। ऑर्गेनाइजिंग मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रकाश सोलंकी ने बताया कि श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारी वर्ष 2006 से पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में कई कर्मचारियों को भविष्य निधि से मात्र 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है, जिससे परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। कंपनी बंद हुए करीब 21 वर्ष हो चुके हैं और कर्मचारियों का वर्ष 2005-06 का PF, 19 माह का वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य कटौतियों सहित करीब 165 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है। श्रम मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, भारत सरकार के श्रम मंत्री के नाम से। अभी मात्र भविष्य निधि से कार्यालय से हम प्राइवेट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। 2005-06 का हमारा PF बकाया है, जो कि भविष्य निधि कार्यालय की गलती है कि जो PF नहीं वसूल पाए हैं और इन्होंने पिटीशन कलकत्ता हाईकोर्ट में लगा रखी, वो कब निपटारा होगा, कब PF आएगा। और तीसरा मांग ये है कि हमारी जो सिविल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो साथी हैं उनके पेंशन प्रकरण पेंडिंग है, उनको इन सारी मांगों को लेकर आज धरना और प्रदर्शन था हमारा भविष्य निधि कार्यालय भगतपुरी में। जो सारे सिविल सिंथेटिक के लगभग 200 श्रमिक आए थे और उनकी नामिनी जो हैं, जिनके हमारे साथी की डेथ हो गई, उनके घर से उनकी श्रीमतियों भी आई है, क्योंकि नारी शक्ति भी अब मैदान में। और मुझे भरोसा है कि जो आज हमने ज्ञापन दिया उसमें जरूर संज्ञान लेंगे भविष्य निधि आयोग और इसमें तत्परता से कार्रवाई करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इसी मांग को लेकर आज धरना। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे संघर्ष के दौरान कई साथी कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उनके नामिनी को भी मात्र 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी से बकाया राशि की वसूली की जिम्मेदारी भविष्य निधि कार्यालय की है।
उन्होंने मांग की है कि विभाग के पास उपलब्ध सरप्लस फंड से श्रमिकों की बकाया पीएफ राशि जारी कर उन्हें आर्थिक संकट से राहत दी जाए। परेशानी यही है कि हमारा 7,500 रुपये पेंशन की जाए। 1,000 रुपये से क्या होता है आप बताइए, और बुजुर्गों को 600, वरना हमारे राजस्थान में बुजुर्गों के लिए 1,500 है, और यहाँ मतलब मजदूर श्रमिक की 1,000 रुपये पेंशन। 1,000 में क्या होता है, ना तो दवाई गोली आती है, ना कुछ आता है, कुछ भी नहीं होता है 1,000 रुपये से। आज हमने पीएफ कटवाया, किस लिए कटवाया था कि बुढ़ापे में हमारा ये सहारा बनेगा। तो आज हमें उस सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और हमें इस मैदान में आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने आवेदन दे दिया, मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, मोदी जी को आवेदन दिया। आप बताइए कि हमने इतने आवेदन दिए, वहां तक आवाज नहीं पहुंची या हमारे कागज वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमें शीघ्र इस चीज के लिए अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। प्रदर्शनकारियों ने 110 उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ते के साथ देने की मांग भी रखी है। इसके अलावा कंपनी कोड 2070 से जुड़े कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण पिछले 2 वर्षों से लंबित होने का आरोप लगाते हुए इन प्रकरणों का निराकरण 10 दिन के भीतर करने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही जल्द से जल्द निराकरण कराने का प्रयास भी किया जाएगा। कर्मचारियों ने प्रशासन से उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की उम्मीद जताई है। श्री सिंथेटिक के जो कर्मचारी संघ द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है कि उनकी जो पेंशन है वो 7,500 प्लस डीए बढ़ाई जाए। जो भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास पहुंचाएंगे और ड्यू कोर्स में जब कोई डिसीजन होता है तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के आंगन में परंपरा अनुसार इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर भव्य 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया जाएगा। इस दिव्य आयोजन को लेकर मंदिर प्रांगण में तैयारियां युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा प्रतिवर्ष ये परंपरा पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से निभाई जाती है। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा, आकाश शर्मा और ओम शर्मा के मार्गदर्शन में महाभोग तैयार करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अनुष्ठान की शुरुआत में पुजारियों ने विधि विधान से भट्टी का पूजन किया। इसके बाद पुजारियों ने स्वयं अपने हाथों से प्रथम लड्डू बनाकर बाबा महाकाल के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण का भाव व्यक्त किया। लगभग 3 दिनों तक निरंतर चलने वाले इस विशाल कार्य में कई कुशल हलवाई और कर्मचारी जुटे हुए हैं। 1.25 लाख लड्डुओं के निर्माण में 15 क्विंटल बेसन, 10 क्विंटल शुद्ध घी, 15 क्विंटल शक्कर भूरा, 2 क्विंटल मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स और इलायची का उपयोग किया जा रहा है। निर्माण के दौरान सामग्री की शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रक्षाबंधन पर होने वाली भस्म आरती और महाआरती के दौरान यह महाभोग बाबा महाकाल को अर्पित किया जाएगा। प्राचीन परंपरा है, बहुत हमारे पूर्वजों के टाइम से चल रही है। श्रावणी जो पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन पर्व जिसको अपन बोलते हैं, इसी दिन रक्षाबंधन पर्व में महाकाल जी बाबा को अपन भस्म आरती के समय से भोग लगा के एक लड्डू का अन्नकूट लगाते हैं, जिसमें असंख्य लड्डू होते हैं। 1.25 लाख लड्डू बोलते हैं अपन, उससे भी ज़्यादा बनते हैं लड्डू। तो वो सारे लड्डू का प्रसाद जो लगता है, भोग लगने का अन्नकूट स्वरूप दर्शन भी होते हैं बाबा का अभिषेक स्थल पर। उसके पश्चात भस्म आरती के बाद में ये प्रसाद सभी भक्तों में वितरण होगा। जितने यात्री आएंगे दर्शन करने, सबको लड्डू का प्रसाद दिया जाएगा, बांटा जाएगा। नहीं, ये शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जितने भी लोग अपने यहाँ बनाने वाले हैं, अपने जो प्रसाद बनाएंगे, निर्माण करेंगे लड्डू निर्माण में, वो साफ़ सफाई, पूरा घी, शुद्ध घी का, पूरा शुद्ध घी का ही लड्डू बनेंगे। इसमें कोई मतलब बाबा का आनंद है तो बाबा का प्रसाद है, इसमें जितना अच्छे से अच्छा अपन बना सकते हैं उतना अपन प्रयास करते हैं। आज आपने भाव है भाई, काम लड्डू का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया से 3 दिवस। आज जैसे 25 तारीख है, 25, 26, 27 की रात तक बनेगा लड्डू। 3 दिन में कंप्लीट बनेंगे ये 1.25 लाख लड्डू। तो प्रारंभ हुआ लड्डू का निर्माण, तो हमारा इच्छा हुई कि चलो अपन भी बनाएं लड्डू को। हमने बनाया प्रसाद बाबा का। शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को जोन क्रमांक 3 अंतर्गत रामघाट मार्ग से हरसिद्धिपाल मार्ग पर नगर निगम की टीम ने
अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की है। नगर निगम के अनुसार मदन मोहन मंदिर के पीछे हरसिद्धि पाल मार्ग पर लोकेंद्र मेहता द्वारा बिना अनुमति के टीन शेड का निर्माण किया गया था। जांच के दौरान निर्माण अवैध पाए जाने के बाद नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 3 की भवन निरीक्षक सौम्या चतुर्वेदी के नेतृत्व में नगर निगम का रिमूवल गैंग और जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध टीन शेड को हटा दिया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग, शासकीय भूमि और आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम का उद्देश्य शहर के सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखते हुए नागरिकों के आवागमन को सुगम और व्यवस्थित बनाए रखना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आरंभ होने से पूर्व संबोधन आप देखिए हमारे साथ। 28 तारीख की रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा धूमधाम से रक्षाबंधन की तैयारी और सावन के महीने में 250 रुपया हमने अलग से दिया है। रक्षाबंधन की ये बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप में के लिए खास करके इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री प्रोत्साहन दे रहे हैं। उड़ीसा के रहने वाले विक्रोजन को अंतरिक्ष के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेस टेक में बेहतर काम करने वाले युवा के नाते से उसको अपने स्टार्टअप के आधार पर एक नया इतिहास रचाना। देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। मानसून की जानकारी हम सबको है, वैसे तो ये अब आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी जैसे मैं आपकी जानकारी में रीवा में बाढ़ और पानी कारण से वहाँ गया था, वहाँ से साइडों की समीक्षा भी की गई। लेकिन ये बात सही है कि आगे आने वाले समय में वो थोड़ा इसके जो पानी के शहर के अंदर फैलाव में अवैध बस्तियों में जो नाले में पानी हो जाता है, नाले के विकास से भी जो चुनौती, तो ये अपनी ग्रामीण और शहर दोनों की कठिनाई। एकदम से हमारी पंचायतों को इतना पानी दे दो तो वहाँ खेत उखड़ जाते पानी की धारा के कारण से, और इधर शहर के अंदर वो नाले से कड़ ले तो वो घरों में पानी होता है। आगे जाकर के थोड़ा नीति आयोग ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट दी है वो हमारी अपने लिए हाल के तैयार में भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई।
मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक ली गई। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा भी विभागीय समीक्षा बैठक ली गई।